स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे पास प्रैक्टिस में मोटर न्यूरॉन डिजीज के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो इसको आयुर्वेद में किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका क्योर नहीं है। उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इस व्याधि को समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम व्याधि समझ जाए तो हमें चिकित्सा करना आसान हो जाता है। भले ये कृच्छ साध्य व्याधि है, मतलब कठिनाई से ठीक होती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या होता है और इसकी चिकित्सा किस तरह से की जाती है। और काफ़ी हद तक हम एलोपैथी के कंपैरिजन में देखें तो हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। पेशेंट ठीक होते भी हैं, लेकिन इसको टाइम लगता है। अभी मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इसके 7 प्रकार जो मॉडर्न में बताए हैं, मॉडर्न साइंस ने, वो मैं बताऊंगा। और उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह से होता है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मोटर न्यूरॉन डिजीज जो रहता है ये ना एक अनकॉमन डिजीज है। मतलब ये ज्यादातर नहीं मिलता है। लाखों में बहुत बहुत ही एक या दो पेशेंट को ही मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि ब्रेन और नर्व्स इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब मस्तिष्क और उसके जितने भी नर्व्स हैं, मतलब ये मज्जावस्थ स्रोतस में दुष्टि होने की वजह से हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि मसल्स जो रहते हैं बहुत वीक हो जाते हैं और वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ऐसे होके धीरे धीरे वो विकृत होते जाते हैं। जब हम अब मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या है वो हम देखते हैं। जब हम चलते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम चल बात करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं ना, तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन से निकलने वाले मोटर न्यूरॉन्स हैं, यही हमें सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। तो हम चल पाते हैं, हम हाथ उठा पाते हैं, हम बात कर पाते हैं, हम कुछ खा पाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से जो हम लोग बोलेंगे प्राणवायु का जो कार्य है वह सब मोटर न्यूरॉन्स का ही रहता है। इसमें क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो एक अलग तरह के मोटर एक होते हैं सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो रहते हैं जो परसेप्शन, जैसे हम मुझे यहाँ पे गर्म झटका लगा या मैंने ऐसे पेन को चुभाया तो ये ब्रेन तक सिग्नल ले जाएगा। ये होते हैं सेंसरी नर्व्स और जो ब्रेन से कंट्रोल करते हैं पूरा, मतलब ब्रेन से सिग्नल देते हैं कि हमें हाथ मोड़ना है, हमें चलाना है। ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो यहाँ से ब्रेन तक लेके जाते हैं परसेप्शन को। मतलब हम जैसे बोलते हैं स्पर्श, अलग अलग तरह का स्पर्श होता है, गर्मी, सर्दी, ठंडी, कुछ चीज चुभना, कुछ चीज अच्छा लगना। तो ये सब होता है, ये सेंसरी नर्व्स रहते हैं। और जो ब्रेन से सिग्नल आता है वो मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, मोटर नर्व्स रहते हैं। तो ये मोटर नर्व्स जो रहते हैं ना, इसमें क्या रहता है कि मोटर नर्व्स जो वीक होने लगते हैं वह क्यों होते हैं, तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि वायु का प्रकोप होने की वजह से। उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है कि मोटर नर्व जो रहते हैं वो वीक होने लगते हैं, मोटर नर्व्स का काम नहीं होने हो पाता है। और इसमें मोटर न्यूरॉन्स अगर हम लोग देखें, न्यूरॉन्स ये शब्द देखें या नर्व्स देखें, तो ये दो तरह के रहते हैं। एक अपर मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं ना, न्यूरॉन्स और नर्व, इसमें डिफरेंस समझिए। जो ब्रेन से सिग्नल आता है अपर मोटर न्यूरॉन्स, वो स्पाइनल कॉर्ड तक रहता है। और उस अगर वो वीक हो जाते हैं तो वहां पे अलग कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। उसी तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक आते हैं। तो इसको हमें समझ आता है कि स्पाइनल कॉर्ड से मतलब ब्रेन का ही सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड से फिर ट्रांसफर होके फिर वो मसल्स तक जा रहे हैं और हम हाथ उठा रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स। और जो छोटे छोटे ये हाथ वगैरह में जो रहते हैं वो नर्व्स रहते हैं। तो मेन काम कैसे रहता है, जैसे कि हम लोगों ने केबल और वायर, इसमें कुछ अंतर होता है। केबल होता है वो बड़ा गुच्छा होता है नर्व्स का। तो इसी तरह से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आने वाले होते हैं वो नर्व, न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनको नर्व नहीं बोलते हैं। ज्यादातर ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, वो न्यूरॉन्स रहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। केबल और नर्व में केबल और वायर में जो फर्क रहता है, वैसे ही न्यूरॉन्स और नर्व्स में डिफरेंस रहता है। उसी तरह से ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हो गए जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। और उनका कुछ जगह तक उनका काम रहता है, कुछ कुछ ऑर्गन में काम रहता है। और लोअर मोटर न्यूरॉन रहते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक इनका काम रहता है। तो इनका ना अपना अपना कार्य क्षेत्र है। जब नर्व सेल्स जो रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज में, तो इलेक्ट्रिकल मसल्स जो रहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन रहता है
वह अच्छे से नहीं जा पाता है, और इसकी वजह से मसल्स जो रहते हैं वो खराब होने लगते हैं, क्षयात्मक स्थिति आ जाती है, और उसमें एट्रोफिक चेंजेस आने लगते हैं। मतलब वो अगर जैसे मैंने हाथ उठाया नहीं तो हाथ मेरा सूखने लगेगा, मैंने 10 साल तक हाथ उठाया नहीं तो मेरा हाथ का कोई यूज नहीं है, तो डिसयूज एट्रोफी ऐसे होकर वो क्षयात्मक संप्राप्ति होने लगती है। और फिर इसी तरह से चलने में, उठने में, घूमने में, हर मोमेंट जो मसल से रिलेटेड है उसमें डिफिकल्टी आती है, और सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। एलोपैथी साइंस जो है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज को 7 टाइप का बताता है। इसमें एक है एएलएस, अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन मतलब जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, और लोअर मोटर न्यूरॉन ये है, तो इन सब दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें क्या रहता है कि मसल्स वीक होने लगते हैं, बोलने में, चलने में, खाने में, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मसल्स कमजोर होने लगते हैं, मसल्स सूखने लगते हैं, और फड़कन होती है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे स्फुरन होती है, जैसे आंख फड़कता है उसी तरह से शरीर में ट्विचिंग होने लगता है पूरे शरीर में। तो ये होता है एएलएस, ऐसे एक कंडीशन रहता है। दूसरा रहता है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें केवल अपर मोटर न्यूरॉन्स ही इन्वॉल्व रहते हैं, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक न्यूरॉन्स रहते हैं उनका ही क्षयात्मक संप्राप्ति रहता है, और इनका इफेक्ट रहता है कि हाथ नहीं उठा पाते इंसान, पैर नहीं चला पाते हैं, धीरे धीरे चल पाते हैं। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन जो है ब्रेन से पूरा उठना बैठना, ये सब जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स का वह वीक होने लगता है, और बैलेंस चला जाता है। बोलने में भी वो लड़खड़ा के बोलते हैं, स्लर्ड स्पीच होने लगता है। और इसमें क्या होता है कि ये 40 to 60 ईयर्स के एज में होने लगता है, जिसको प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज का एक टाइप है। इसमें मसल्स कमजोर होते हैं लेकिन इंसान मरता नहीं है, ठीक है। और जो मैंने पहले बोला एएलएस, उसमें इंसान मर भी सकता है, क्योंकि सांस बंद होगी तो इंसान मर जाएगा, लेकिन वो कब मरेगा, धीरे 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 मसल्स वीक होते हैं और नर्व्स का कंडक्शन ही नहीं मिल पाता है। तीसरा होता है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, बीपीबी, पीबीपी, बी प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। इसमें क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं ना वो ब्रेन स्टेम में डैमेज होने लगते हैं। ब्रेन स्टेम आप लोगों को मालूम है एनाटॉमी में, तो उसमें मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं ना ब्रेन स्टेम में, वही हमको सिग्नल देते हैं, तो हम चबाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ निगलते हैं, बोल सकते हैं, तो वहां पर ये सब की डिफिकल्टी आने लगती है। लेकिन इसमें भी इंसान मरता नहीं है, लेकिन ये सारा चीज बोलना, चबाना, कुछ सॉलो करना ये मुश्किल होने लगता है। उसी तरह से फोर्थ नंबर होता है सीडो बाल्बर पाल्सी। यह हमारे नर्व्स जो रहते हैं जो हमको हंसने में और रोने में सहायता करते हैं। तो जो इसमें सीडो बल्बर पाल्सी होता है ना, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा ये कुछ कंट्रोल में नहीं रहता है, तो हंसना और रोना कुछ अजीब तरह का ही उसमें चेंजेस आने लगते हैं। इसी तरह से पांचवा नंबर होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन रहते हैं इन्वॉल्व, और इसमें मसल्स वीक होने लगते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, चलना बैठना उठना ये सब बहुत मुश्किल होने लगता है। फिर छठवां नंबर जो रहता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या रहता है कि एक SMN1 नाम का एक जीन होता है जो प्रोटीन रहता है जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटीन का ही सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाथ पैर उठना बैठना ये सब वीक होने लगता है, और हाथ कांपने लगता है बहुत ज्यादा। इसमें 4 टाइप रहते हैं। इस ये 6 महीने के बच्चे को एक टाइप 1 का हो जाता है। दूसरा है कि 6 से 12 महीने के बच्चे को हो जाता है। तीसरा टाइप है जो 2 साल से 17 साल के बच्चे को हो जाता है। और चौथा टाइप है जो 30 साल की उम्र से होने लगता है। तो इसमें उठना बैठना ये सब जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, स्पाइन से निकलने वाले और नर्व्स है वो वीक हो जाते हैं, तो मसल्स में एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं। तीसरा है कि कैनेडीज डिजीज, सातवां नंबर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, नस पे नस चढ़ते हैं बहुत ज्यादा, हाथ पैर चेहरा ये जब बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, खाना निगलना बोलना ये बहुत ज्यादा विकृत होने लगता है। पुरुषों को ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, और शुक्र धातु बहुत कम होने लगता है, मतलब लो स्पर्म काउंट होने लगता है। ऐसा 7 तरह का बताया, मतलब ये पूरा मज्जा और शुक्र इन सबको दुष्टि करता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज जो रहता है वो हम पूरी तरह से अगर देखेंगे तो उसमें क्या विकृति आ जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि इंसान को ग्रिप नहीं रहता, मतलब एक तरह का ये मतलब मस्तिष्क और नर्व्स का जो कंडक्शन है, नर्व्स का जो कंडक्शन है मोटर नर्व्स का वह विकृत हो जाता है। तो अगर मुझे मोबाइल उठाना है तो मैं मोबाइल को उठा नहीं पाऊंगा, ग्रिप जो है वह कम हो जाता है। उसी तरह से पैरों में नस पे नस चढ़ते हैं, क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ट्विचिंग होता है, मतलब ऐसे पैरों में स्फुरन होता है, क्योंकि वायु का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। इसको हम सर्वांगवाद के अंडर में भी सोच सकते हैं, हम इसको सामवाद के अंडर में भी सोचते हैं, या आवृतवाद जो है उसके अंडर भी सोच सकते हैं। इसी तरह से इसमें थकावट बहुत ज्यादा होती है, इंसान बोलना चाहता है ठीक से लेकिन वो बोल नहीं पाता है ठीक से। उसी तरह से पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, उसको उठने में भी तकलीफ होती है, बैठने में भी तकलीफ होती है। उसी तरह से वो जब भी चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है, उसको ऐसा लगता है कि बैलेंस जा रहा है, लड़खड़ा लड़खड़ा के चलता है। इसी तरह से वह उसके मसल जो उधर बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। उसी तरह से उसको ना कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका सांस जो रहता है वो छोटा छोटा सांस ले पाता है। इसी तरह से उसको ना कब हंसना है कब रोना है, इमोशनली वो डिस्टर्ब होता है, तो उसको कब हंसना है, जब उसको रोना है तो वो हंसेगा, हंसना है तो रोएगा, उसका ये भी कंट्रोल चला जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो श्वसन संस्थान है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें उसका ज्यादा इफेक्ट दिखता है, उसमें मुंह में चेहरे पे ज्यादा इफेक्ट दिखता है, हाथ और पैर में मोटर न्यूरॉन डिजीज में ज्यादा इफेक्ट दिखता है। अगर मिडल स्टेज रहती है तो मसल सूखने लगते हैं बहुत ज्यादा, उसको चलने उठने बैठने में बहुत तकलीफ होने लगती है, ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है। उसी तरह से उसको कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होती है, और उसी तरह से उसका मुंह से लार आता है बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ भी चीज खा नहीं पाते लेकिन ऐसे मुंह ऐसे लटक जाते हैं, लार गिरते रहता है। उसी तरह से उसको ना जब जम्भाई लेता है तो मुंह खुला का खुला रहता है, इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे पेन होने लगता है। इसी तरह से पर्सनैलिटी चेंज होने लगता है, जो इंसान पहले बहुत ज्यादा गुस्से वाला था वो अचानक ही शांत हो जाता है, पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसी तरह से डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन डिजीज के इस तरह के पेशेंट आते हैं जो क्लिनिकली इस तरह से दिखाई देते हैं। अब डायग्नोस हो गया है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो इसमें हम आयुर्वेद में कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो जब वात विकार बताते हैं अपने ग्रंथकार, तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। वात व्याधि के लक्षण चरक चिकित्सा स्थान में क्या बताया, 28 चैप्टर जो है चिकित्सा स्थान वात व्याधि चिकित्सा, उसमें क्या बताया है कि वायु का प्रकोप हो जाते हैं तो क्या क्या होता है। तो बोला है संकोच पर्वाणाम स्तंभो पर भेदो स्थानम पर्वाणाम अपी, मतलब संकोच होता है, स्टिफनेस होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो संकोच होता है पर्वों में, स्तंभ होता है, अस्थियों में संधियों में भेदनवत वेदना होती है, लोम हर्ष हॉर्लिकेशन ये रोंगटे खड़े होना, प्रलापश्च इररिलेवेंट टॉकिंग, पाणी पृष्ठ शिरोग्रह, पाणी मतलब हाथ और पैर में और सिर में, ग्रह मतलब स्टिफनेस इतना ज्यादा होता है कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, खांज पांगुल्य कुब्जत्वम शोषो अंगाणम अनिद्रता, मतलब खंजता आती है, पंगुता आती है, कुब्जत्व होता है, फिर शोष होता है, मसल्स में वेस्टिंग होता है, ये सारा मैच कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज में। अनिद्रता ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं। फिर बोल रहे हैं गर्भ शुक्र रजो नाश, गर्भ का नाश होता है, शुक्र का नाश होता है, रज का मेंसेस अगर स्त्रियों में अगर है तो मेंसेस बंद हो जाता है, अमेनोरिया होता है, शुक्र का नाश होता है, ये दिखता है मोटर न्यूरॉन डिजीज में। स्पंदनम गात्र सुप्तता, स्पंदन होता है, मॉडर्न साइंस में बोलता है कि ट्विस्टिंग होता है, ट्विचिंग होता है बहुत ज्यादा, स्फुरन होता है। अगर पूरा ये मोटर न्यूरॉन डिजीज से पूरा हाथ पैर ट्रंक हमारा सब इन्वॉल्व है तो ट्विचिंग होता है। और यहाँ पर भी बोला है स्पंदनम गात्र सुप्तता, गात्र सुप्तता मतलब बहुत ज्यादा नमनेस आ जाता है, बाध्यता आती है, यह हमें दिखता है। उसी तरह से शिरोनासाक्षी जत्रुणाम ग्रीवायश्चापी हुंडनम, सिर में नासा अक्षी जत्रु ग्रीवा इन सब में कंपन होता है, यह हमें उतना नहीं दिखेगा कि यह कंपवात की तरफ जा रहा है। उसी तरह से भेद तोद्र आक्षेप मोहाचाव एवचा, मतलब भेदनवत तोदनवत मतलब सुई चुभ रहे हैं, कुछ भाला चुभा रहे हैं, इस तरह से वेदना होती है, मोह होता है। और ये सारे सिम्टम्स ना कुछ कुछ मैच ही हो रहे हैं कि पूरी तरह से मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में बता रहे हैं। इसमें और हम लोग देखते हैं तो इसमें अष्टांग संग्रहकार ने बताया कि प्राणवायु के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग में क्या है, तो चक्षु इंद्रियों का उपघात होना, पीनस होना, अर्दित होना, तृष्णा लगना, श्वास होना, कास होना, ये सारे सिम्टम्स हमें मोटर न्यूरॉन डिजीज में दिखते हैं। इसी तरह से उदान वायु के प्रकोप से कंठ रोग, मनोविभ्रम, छर्दी, अरोचक, पीनस, फिर ऊर्ध्व जत्रुगर विकार, यह भी मैच हो रहा है। व्यान वायु की वजह से अगर दृष्टि होती है तो शुक्र हानि, उत्साह और बल की हानि, शोध, चित्त विभ्रंश, सर्वांग रोग, तोद, रोमहर्ष, सुप्ति, फिर ये सब सर्वांगज वात रोग ये सब होता है, ये हमें दिखता है। उसी समान वायु के प्रकोप से शूल, गुल्म, ग्रहणी, आमाशय, पक्वाशय की व्याधियां, यह भी हमें मोटर न्यूरॉन डिजीज में दिखता है।
अपान वायु, और ये ज्यादातर शाखागत हमें दिखता है, शाखागत ये वायु का प्रकोप हो जाता है। अपान वायु के दृष्टि से मूत्र रोग, शुक्र दोष, अर्श, गुदभ्रंश, पक्वाशय के विविध प्रकार की व्याधियां, ये बहुत सारे मैच होते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो इसका मतलब ये क्या बताया कि इसका मतलब ये है कि ये होता है, हमारे आचार्य को मालूम था, कष्ट साध वात व्याधि। और उसमें भी हमें पहले ये देखना पड़ता है कि साम वायु है क्या, अर्धांग वायु है क्या, फिर आवृत वायु है क्या। वो अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज लेके आ रहे हैं पेशेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोटर न्यूरॉन डिजीज समझ के बोले, हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे सामता है कि नहीं। तो उसमें दीपन पाचन अनुलोमन करना पड़ेगा, उसके बाद में शमन चिकित्सा करना पड़ेगा, अगर शमन से नहीं हो रहा है तो शोधन करना पड़ेगा, और फिर रसायन अपुनर्भव तो चिकित्सा करना पड़ेगा। तो वात की सामान्य चिकित्सा क्या बता रहे हैं, वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु स्वादवम्ल लवणो स्नाने भोजन अभ्यंग मर्दनम वेशनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़िकम स्निग्धोष्णा बस्त्यो ने बस्ती नेमा शिक्षुशीलता दीपने पाचने स्निग्धा स्नेह शाग्ने अनेक योने विषय वेद्य पिशिता रस तेलानुवासनम। इसका मतलब है कि वायु का उपक्रम में स्नेहन करना जरूरी है, स्वेदन करना जरूरी है, संशोधन करना जरूरी है, मृदु संशोधन जरूरी है। उसी तरह से स्वाद मधुर अम्ल लवण रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग बहुत जरूरी है, जो वायु को शमन करे, और अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पेशेंट को डराना बहुत जरूरी है, वो तो मानसिक अगर आंकड़ा विकृति रहती है, उन्माद जैसे कंडीशन रहते हैं तब देते हैं। उसी तरह से स्निग्ध और उष्ण बस्ती का प्रयोग जरूरी है, और उसी तरह से दीपन पाचन और सिद्ध तेलों स्निग्ध का मतलब स्नेहों का घृत का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें मेद्य द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, तेल का अनुवासन बस्ती भी देना चाहिए। तो ये एकदम 100% सही हो जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज के अगर हम हेतु देखते हैं, तो जो ग्रंथों में लिखा है वही चीज मिलता है कि मोटर नर्व्स विकृत हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, वो डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो उसका क्या हेतु है, तो रुक्ष आहार का सेवन ज्यादा करना। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आप घी तेल वगैरह बंद कर दीजिए, लेकिन घी जो बॉडी को चाहिए वो अगर स्नेह नहीं होगा तो रुक्षता बढ़ेगी और वायु का प्रकोप होगा, और ये सब हो जाएगा। फिर शीत पदार्थों का, फ्रिज के पदार्थों का सेवन करना, अल्प खाना खाना वायु का प्रकोप करता है, लंघन बहुत ज्यादा करना, लघु तिक्त कटु रसात्मक द्रव्यों का सेवन करना, अति मैथुन करना, शुक्र का क्षय होगा वायु का प्रकोप हो जाएगा, धातुओं का क्षय होने से वायु का प्रकोप होता है, अति जागरण करना, विविध उपचारों का मिथ्या योग, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, इन सब का मिथ्या योग हो जाना, रक्त मोक्षण का अति योग हो जाना। उसी तरह से बहुत ज्यादा व्यायाम करना, उसी तरह से अति श्रम करना, धातुओं का क्षय होना, चिंता अधिक चिंता करना, चिंत्या तति चिंतनम रसव स्रोत की भी दृष्टि करते हैं, वायु का भी प्रकोप करता है। और उसी तरह से अनेक व्याधियों की वजह से कार्श्यता होना, वेग विधारण करना, आमोत्पत्ति होना, आघात लगना, उपवास करना, फिर वेगवान वाहन से गिर जाना, ऊंचे पर्वतों से गिर जाना, ये सब वायु का प्रकोप होने की वजह से होता है। दूसरा है कि आवरण जो होता है, प्राणावृत समान, समानावृत उदान, उदानावृत अपान, अपानावृत समान, ये जो आवरण है, परस्पर वायु का आवरण है, वह भी सारे सिम्टम्स इसमें ज्यादातर मैच होते हैं। तो हम लोगों को पेशेंट में वह देखना चाहिए कि समानावृत व्यान है क्या, व्यानावृत अपान है क्या, फिर प्राणावृत उदान है क्या, कौन सा मैच हो रहा है। अब मोटर न्यूरॉन डिजीज का आप पूछेंगे कि कौन सा आवृतवात है, ऐसा नहीं होता है, हर पेशेंट अलग होता है, उसमें आवरण भी अलग होता है, और आवरण से हमें समझ आता है कि ये सिम्टम्स है, तो पेशेंट में एनालिसिस करना पड़ता है। उसी तरह से उपस्तंभित वायु है कि निरुपस्तंभित वायु है। उपस्तंभित अगर वायु है तो हमें उसमें यह देखना पड़ता है कि उसमें उपस्तंभित वायु है तो आम का पचन करना है, आम का पचन करना है, स्त्रोतरोध को दूर करना है, तब चिकित्सा करना है। इसमें कुछ कुछ मैं दवाइयां बताता हूं जो आप लोग प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसमें अश्वगंधा चूर्ण है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में अश्वगंधा घृत है, अश्वगंधा ले है, दीपन पाचन करके अनुलोमन करके अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा की कैप्सूल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत रस बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर मस्तिष्क का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रेस वगैरह दिख रहा है, उन्माद अपस्मार के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पंचगव्य घृत का प्रयोग अच्छा रहता है, अष्टवर्ग कषाय का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। फिर चोपचीनी चूर्ण, पिपली मूल और अश्वगंधा चूर्ण, इसको सुबह शाम दे दीजिए एक एक चुटकी के मात्रा में, चोपचीनी चूर्ण, पिपली मूल और अश्वगंधा चूर्ण, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कल्याणका अवलेहम का प्रयोग करने से मोटर न्यूरॉन डिजीज में बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्वगंधा रिश का प्रयोग करने से फायदा होता है। त्रिवित लेहम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।